नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में अपना नया ठिकाना बनाया है। उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति के नज़रिए से इसे अखिलेश यादव का एक बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक मजबूत लड़ाई लड़ते हुए अपनी वापसी की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वो इस इलाके के जरिए यूपी में बीजेपी को एक जबरदस्त झटका देने में कामयाब हुए थे। अब आजमगढ़ जिले के अनवरगंज में बने अपने नए आवास में अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर पर पूर्वांचल की 117 विधानसभा सीटों पर फोकस करेंगे और उन्हें साधने की कोशिश करेंगे। 403 में से 117 सीटें पूर्वांचल में आती हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नक्शा नहीं है। अगर इसे थोड़ा और फैला दिया जाए तो पूर्वांचल का जो प्रभाव है, पूर्वांचल के अंदर आने वाली सीटें और भी ज़्यादा हो जाती हैं। पूर्वांचल को एक ज़माने में बीजेपी के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ गोरखपुर में, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि आजमगढ़ के उत्तर में गोरखपुर है जो योगी आदित्यनाथ का इलाका है, सीएम है, और आजमगढ़ के दक्षिण में वाराणसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में आजमगढ़ को अपनी राजनीतिक कमान बनाना कई मायनों में अखिलेश यादव के लिए अहम हो जाता है। तो क्या 2024 की कामयाबी की तरह 2027 में भी सत्ता वापसी की नींव आजमगढ़ अखिलेश यादव के लिए तैयार कर सकता है या पूर्वांचल ये बुनियाद तैयार कर सकता है? ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, पहला सवाल सीधा है मेरा। 2022 में जब बीजेपी की 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की लहर थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भी आजमगढ़ के तहत आने वाली 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो क्या आजमगढ़ को पूर्वांचल में अपना नर्व सेंटर बनाने के पीछे अखिलेश यादव का वही आत्मविश्वास है? नीरज जी, देखिए, आजमगढ़ निश्चित तौर पर अगर आप पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो आजमगढ़ ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। कुछ आप कॉस्ट इक्वेशन, कुछ लोग उसको कह सकते हैं, कुछ उसको मिजाज की बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा जिला रहा है जहां जिसको कि गढ़, तो योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि जब मुलायम सिंह का वक्त था और योगी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद अभी थे, तो उन्होंने अपने हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आजमगढ़ को ही निशाना बनाया था, मऊ और आजमगढ़, और वहां से उनकी प्रसिद्धि और ख्याति बढ़ी थी। तो आजमगढ़ एक सेंटर तो है समाजवादी पार्टी का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने जब आजमगढ़ को चुना था, अभी हम अखिलेश तक आएंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि आजमगढ़ एक बड़ा छोटा सा शहर, दबा हुआ शहर, 80 किलोमीटर वाराणसी और 90 किलोमीटर गोरखपुर, तो उस शहर में कुछ था नहीं। मुलायम सिंह यादव ने उसको मंडल मुख्यालय बना दिया, आजमगढ़ मंडल बना दिया, और उसके बाद से आजमगढ़ में विस्तार हुआ, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी वहां खुला। तो आजमगढ़ को लेके अंदाजा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का हमेशा से था, क्योंकि वहां जो इक्वेशन थी, खासतौर पर यादव मुस्लिम गठजोड़ जो MY मुलायम सिंह के वक्त में कहते थे, तो वो MY बहुत स्ट्रांग हुआ। तो उस MY का भरोसा अपनी जगह पे था। दूसरी तरफ ये भी बात जिक्र हवा में चलता रहता था कि पूर्वांचल राज्य अगर बनेगा तो उसकी राजनीति कहाँ, राजधानी कहाँ होगी। तो उसमें भी एक तर्क आता था कि सेंटर जो है वो आजमगढ़ है। चाहे आप रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र को देखिए जो पूर्वांचल का एक किनारा माना जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं तो बस्ती और बस्ती जिला और सिद्धार्थनगर, तो वो पूर्वांचल का एक दूसरा कोना माना जाता है। तो इस तरह से भी आजमगढ़ इंपॉर्टेंट था। लेकिन पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे
तो आप ये देखिए कि आजमगढ़ का जो सराउंडिंग एरिया है, जैसे उससे लगा हुआ जिला मऊ, उससे लगा हुआ जिला गाजीपुर, ये जो बिल्कुल सटे वाले जिले हैं ना, यहां भी समाजवादी पार्टी बहुत बहुत स्ट्रांग रही है। अगर 2012 को आप देखिए तो 2012 के विधानसभा में जो स्थिति अभी जिक्र हो रहा था कि आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें वहां सभा के पास विधानसभा आजमगढ़ में, और कमोबेश ही हालत गाजीपुर की थी। कई तो मंत्री हो गए, मतलब 4 या 5 मंत्री थे आजमगढ़ गाजीपुर से। तो ये जो बेल्ट है पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में, इसीलिए कह रहा हूं कि पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में, अच्छा उधर बलिया जब देखते तो चंद्रशेखर का जो इन्फ्लुएंस था उसने भी समाजवादी धारा को एक प्रश्रय दिया। ये सलेमपुर तक जाता है, बलिया से निकल के सलेमपुर तक। तो एक पॉलिटिकल टेम्परामेंट जिसको कहेंगे, वो पॉलिटिकल टेम्परामेंट इस इलाके का सोशलिस्ट रहा है। और कॉस्ट इक्वेशन जब उस सोशलिज्म का आधार बनता है तो वहां भी बहुत, हालांकि इंटरेस्टिंग बात इस इलाके में नीरज जी एक और है कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस अलायंसेस, इनके जो बड़े अलायंस है, मतलब जो भी 3 अलायंस की बात हम करें बीजेपी के, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये भी इसी पूर्वांचल में है। अनुप्रिया सोनभद्र मिर्जापुर से बनारस तक आती हैं, ओम प्रकाश राजभर बनारस के हिस्से से लेते हुए आजमगढ़, मऊ और बलिया तक, गाजीपुर बलिया करते हैं। और संजय निषाद को अगर आप देखिए तो अक्रॉस चंदौली टू, मतलब चंदौली क्या, भदोही, चंदौली, ये जो मल्लाहों निषादों वाली बेल्ट है, वो संत कबीर नगर तक सफलता पाते रहे। अपने बेटे को उन्होंने संत कबीर नगर से एमपी बनाया। लेकिन मैंने कहा ना कि टेम्परामेंट, ये कॉस्ट केमिस्ट्री प्लस माइनस अपनी जगह है। टेम्परामेंट अगर ना होता इस इलाके का, तो अगर हम ये देखें कि 2019 में बीजेपी इस इलाके की 21 सीटों में 16 थी बीजेपी प्लस, और जब 2024 की इन 21 सीटों को आप देखेंगे तो बीजेपी प्लस के पास सिर्फ 2 सीटें बचती हैं। तो ये जो, हालांकि वही नरेंद्र मोदी थे, वही योगी आदित्यनाथ, सब कुछ वही, लेकिन वो जो बगावत का टेम्परामेंट है, वो जो अपनी पहचान का, अपनी अस्मिता का जो टेम्परामेंट है, उसने जो ये शिफ्ट किया। अब आप देखिए, मैं 21 सीटों की बात कर रहा हूं, इसमें अब 2 बाइफर्केशन करना होगा। दर्शकों को समझाना ये बात बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं। जी नहीं लीजिए। एक तो जैसे पूर्वांचल को 2 टुकड़ों में देखना होगा। एक टुकड़ा होता है जो सोनभद्र से आता है, मऊ और देवरिया के हिस्से तक आता है, और दूसरा हिस्सा देवरिया से निकलता है, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती। समाजवादी पार्टी का जो बड़ा ठिकाना है वो वही देवरिया से और सोनभद्र के बीच वाला ठिकाना है। 13 सीटें लोकसभा की आती हैं उस इलाके में, सलेमपुर से लेकर रावर्ट्सगंज तक 11 सीटें जीती थी सपा 2024 के चुनाव में। बताइए। तब जबकि सारी भागीदारी, सारा एनडीए अपनी जगह पे था। तो वो टेम्परामेंट है जिसको अखिलेश यादव ने समझा है। और अखिलेश यादव, अगर आप देखिए, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश भी चुनाव लड़े, जीते आजमगढ़ से। उसके बाद एक बाय इलेक्शन हुआ जिसमें कंफ्यूजन था, उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए थे। बीजेपी ने वो सीट छीनी थी समाजवादी पार्टी से उस इलेक्शन में, लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव को जब भेजा तो धर्मेंद्र जीते। तो उस क्षेत्र की जनता ने भी ये एक माना हुआ है कि ये जो सैफई परिवार है, दरअसल ये आजमगढ़ परिवार भी है। और आज जब अखिलेश यादव वहां भाषण दे रहे थे तो वहां यही कह रहे थे कि कैसा लगेगा अगर किसी के घर, मतलब जिसको हम गढ़ मानते हैं, वहां घर ही नहीं है। वो एक इमोशनल लाइन दे रहे थे कि अब तो ये मेरा घर भी है, देखो मैंने घर भी बनवा लिया है। तो वो मजबूती जो है,
अगर कोई चैलेंज करता था इस पट्टी में समाजवादी पार्टी को, तो वो बहुजन समाज पार्टी करती थी। लेकिन बहुजन सफाया ही हो समाज गया। पार्टी, हाँ, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ी हुई है इस वक्त, उसके बाद अखिलेश यादव को लगता है कि मेजर चंक, आप देखिए 403 में से 117 जी, और ये वो 117 है जो माहौल बनाने का काम करते हैं। माहौल बनता तो दो ही तरफ से है ना, या तो पश्चिम की वोटिंग कराती है, और या फिर एकदम पूरब में आते आते लहर जो है जो होती है वो सत्ता के ऊपर दिख जाती है। तो वो पूर्वांचल का महत्व है, और ये अखिलेश यादव बहुत ढंग से जानते हैं। बिल्कुल। सिंह यादव कहा करते थे कि इटावा मेरा दिल है और आजमगढ़ धड़कन है। ये बात आज भाषण में भी अखिलेश यादव ने भी ये बात दोहराई है। आपने घर वाली बात की तो एक बड़ी दिलचस्प बात है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जब अपने इस आवास का नाम रखना चाहते थे तो बहुत सारे नाम आए, लेकिन अंततः हमने इसका नाम पीडीए भवन रखा है। क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत साफ है, ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि पीडीए वो फार्मूला, देखिए अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। फिर वो जब चुनाव हारे तो परिवार टूटा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जब दूसरा चुनाव लड़ा तो तब तक वो थोड़ा थोड़ा राजनीति समझने लगे थे, और 24 तक आते आते उन्होंने ये जो पीडीए का फार्मूला लगाया, इस पीडीए को, तो अगर आप कहिए तो अखिलेश यादव की ओरिजिनल लाइन बनी पीडीए। उसके पहले एमवाई था, उसके पहले जो बाकी सारी चीजें, वही सारी चीजें थी जो नेताजी मुलायम सिंह यादव लेके आ रहे थे। अखिलेश यादव ने पहला पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन जो किया है दैट इज पीडीए, और अब उस पीडीए का जो असर रहा है 24 के चुनाव में, उस पीडीए को वो लोगों की स्मृतियों से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं, और वो एक सिंबल है, एक मैसेज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा वोट चंक है, बड़ा वोट शेयर है। तो अखिलेश यादव ने ये फिर ये बताया कि वो इस लाइन को स्ट्रांग ही करते जाएंगे, जो लाइन मिस की थी। देखिए, नाम भले ही पीडीए नहीं था, लेकिन अगर आप मुलायम सिंह यादव के पॉलिटिक्स को देखिए तो मुलायम सिंह यादव ने भी सिर्फ एमवाई के भरोसे राजनीति नहीं की थी। उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, जो कुर्मियों के एक बड़े नेता थे, और कुर्मी वोट करता था समाजवादी पार्टी को। तो आजम खां, बेनी वर्मा, मुलायम सिंह यादव, ऐसे बनके ये बनता था लाइन। ये लाइन टूट गई थी। बेनी वर्मा ने पार्टी छोड़ दी थी, वो चले गए कांग्रेस में, लेकिन उसके बाद कमजोर हुई पार्टी। 2012 का इलेक्शन छोड़ दीजिए तो उसके बाद पार्टी कमजोर हुई। पहले परिवार में भी टूटन हुई, फिर यादव वोट बैंक में भी टूटन हुई, फिर मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक में भी टाइम टू टाइम सेंध मारी। लेकिन अब ये उस पीडीए जो फॉर्मेशन है, इस पीडीए को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब चौधरी चरण सिंह अजगर फार्मूला लेके आए थे, मुलायम सिंह एमवाई लेके आए, तो अखिलेश यादव का ओरिजिनल क्रिएशन पीडीए है, और उस पीडीए को वो लेके आगे चलना चाहते हैं। बिल्कुल, वाकई पीडीए को आज उन्होंने मंच से इटावा की याद दिलाई और कहा कि पीडीए कथावाचकों पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिक्र कर रहे थे, लेकिन मंच पे खड़े होके इटावा, पीडीए कथावाचक, मतलब साफ नजर आ रहा है कि 2027 के लिए जो रैलियां होंगी वहां भी ये पीडीए भी याद आएगा, इटावा भी याद आएगा, और ये जो इससे जुड़ी हुई जितनी घटनाएं हैं वो सब याद आएंगी। नहीं, निश्चित तौर पर याद आएंगी। और आप देखिए, ये दर्द कहां से है। ये दर्द वहां से है जिसका जिक्र बार बार हम लोग अपनी चर्चाओं में करते हैं। जब मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने की बात आई, तो वहां से बात बढ़ते, वो एकदम बिलो द बेल्ट हिट था एक, और उसको इशू बनाया। उसके बाद खुद को सिंबलाइज किया। उसके बाद कन्नौज में मंदिर धुलवाने की बात आई,
उसको सिंबलाइज किया। कुछ जगह दलितों के ऊपर जब मंदिर और पूजा को लेकर अत्याचार हुआ उसको सिंबलाइज किया। और अब इटावा में इतनी बड़ी घटना घट गई है। आप देखिए सोसाइटी जिस तरह से रिएक्टिव है। आज आजमगढ़ में कुछ तस्वीरें वायरल हुई, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता कि क्योंकि मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं सोशल मीडिया के हवाले से ये बात कह रहा हूं कि कुछ ब्राह्मण परिवारों ने काले झंडे लगाए, काले झंडे लगाए। तो अब वो काले झंडे अगर लगे इसका मतलब कि ये पोलराइजेशन है। और अगर ये पोलराइजेशन है तो रिवर्स पोलराइजेशन भी होना है। और रिवर्स पोलराइजेशन अगर होना है तो वोट शेयर के लिहाज से फिर तो बीजेपी नुकसान में चली जाएगी। इसीलिए कल लखनऊ में ये अंदाजा है, आरएसएस को ये अंदाजा है, ये अंदाजा योगी आदित्यनाथ को भी है, क्योंकि उन्होंने इटावा में उस परिवार के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए जो ब्राह्मण परिवार था। लेकिन कल इंटरेस्टिंग बात हुई, बहुत लो प्रोफाइल पे ही सही, आरएसएस के एक विंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ के प्रेस क्लब में, और उसमें उसने ये, हालांकि वो बहुत चर्चा में नहीं आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ज्ञानी है सबको कथा पढ़ने का अधिकार है, तो महत्वपूर्ण है। इस तरह की बात की, यानी कि आरएसएस ने अंदाजा लगा लिया है कि इसका असर जो है बहुत नीचे, बहुत खराब हो रहा है संभावनाओं के लिहाज से। तो ये अगर गेनर लाइन है तो अखिलेश यादव इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह की घटनाएं जितनी घटती जाएंगी वो पीडीए के फ्रेमवर्क में उसको एक कंसोलिडेट करके एक बड़ा सिंबल बना देंगे। उस अस्मिता, उस बराबरी, उस समानता, उस संविधान किस वाले एजेंडे तक, इशू तक जाएगा जो पिछले चुनाव में हमने देखा कि कितना दूर तक उसका असर हुआ था। नहीं, बिल्कुल। चूंकि पिछले चुनाव की बात की तो हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने या कहें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने ये एक आश्चर्यजनक नतीजा देकर उत्तर प्रदेश में कोई और तस्वीर हमारे सामने रख दी। लेकिन अगर हम विधानसभा वर्सेस विधानसभा की बात करें, यानी 2022 के विधानसभा को आने वाले 2027 के विधानसभा से तुलनात्मक अध्ययन करें तो अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर उस वक्त थे, नहीं होंगे। पल्लवी पटेल उस वक्त थी, इस वक्त अनबन है भारी। केशव देव मौर्य उस वक्त थे, इस बार नहीं होंगे। संजय चौहान उस वक्त थे, इस बार नहीं होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य उस वक्त थे, इस बार नहीं होंगे। और ये सब पिछड़े और अति पिछड़े, पूर्वांचल में पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति के खिलाड़ी हैं। क्या अखिलेश यादव को अपनी वो जो सोशल इंजीनियरिंग उस वक्त थी, इस वक्त उसकी कमी खलेगी 2027 में? नीरज जी, जिनके नाम आपने लिए ये सब होंगे। ये सब अगर नहीं होंगे तो इनका राजनीतिक पॉलिटिकल वैल्यू जिसको कहते हैं, देखिए संजय चौहान की पॉलिटिकल वैल्यू बहुत बची नहीं है। केशव देव मौर्य को 2 सीटें दी गई थी, दोनों हार गए, तो उनकी भी अब कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं बची है। पल्लवी पटेल जीती थी, अगर वो सपा के सिंबल पे ना होती तो उनकी पॉलिटिक्स का आगाज नहीं हो पाया होता, और ये बातों बखूबी जानती हैं। इसलिए अब वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रही हैं, क्योंकि वो उनके सामने विकल्प जहां है वहां पर उनकी दुश्मन, उनकी बहन बैठी हुई है, वहां स्पेस मिलना नहीं है। तो ये सब रहेंगे। लेकिन बात इससे अलग है। बात इससे अलग ये है कि ओम प्रकाश राजभर भी इन मीन टाइम, देखिए जब वो उनको मिले थे तो समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो अब सवाल ये था कि राजभर की ताकत से सारे जीते थे या सपा की ताकत से राजभर के 1-2 जीते थे। तो क्योंकि 2 तो ऐसे ही थे कैंडिडेट जिनके सिंबल्स सिर्फ छड़ी मिले थे कैंडिडेट, अब्बास अंसारी जैसे। जी। तो वो गणित जो है, अच्छा उसके बाद घोसी का बाय इलेक्शन हुआ जहां पे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों ने अपने घोड़े खोल दिए थे, मगर वो चुनाव हार गए। तो असल में होता क्या है कि ये छत्रप हैं, निश्चित तौर पर इनका असर तो कुछ ना कुछ है, अपने बिरादरी के वोट बैंक में इनका असर है।
लेकिन जब एक बड़ी तस्वीर निकलने लगती है, जब लड़ाई पार्टियों से हटके व्यक्ति चेहरों के बीच में होने लगती है, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चेहरों की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, अखिलेश यादव एक चेहरा है, तीसरा कोई चेहरा है नहीं उत्तर प्रदेश में। अब इस स्थिति के भीतर आपको दो ही पक्ष हैं, इन्हीं में से चुनना है वोटर को, तो वो या तो योगी आदित्यनाथ को चुनेगा या अखिलेश यादव को चुनेगा। और ऐसे में किसी तीसरे का बहुत बड़ा रोल नहीं। हाँ, लोकल लेवल पर कुछ थोड़ा बहुत मैनेजमेंट हो जाए तो प्लस हर आदमी करना चाहता है, बट बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएंगी ये पार्टियां। हमने देखा, देखिए मैं फिर कहता हूं कि बनारस का 2024 का चुनाव ना, ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का टॉपिक है। अगर नरेंद्र मोदी जीत पाए थे तो सिर्फ एक वजह से, मैं बड़ी बात है लेकिन आप वोटों का मार्जिन और सिचुएशन देख लीजिए। अगर अनुप्रिया पटेल के पटेल नेताओं और पटेल बिरादरी के, कुर्मी बिरादरी के लोगों को वोट अगर नहीं मिला होता तो वो कहानी कहाँ जाती, जबकि अजय राय बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं थे। बिल्कुल, एक व्यक्तित्व के लिहाज से अजय राय कतई उम्मीदवार मजबूत नहीं थे, लेकिन वोटों का शेयर कितना बदल गया। तो वहां पे ऐसे केसेस में तो एलाइज फर्क डाल सकते हैं, लेकिन एलाइज को फेस बना के आप बड़ा वोट लेने की कोशिश करें, सोचें, ये नहीं होगा इस वक्त। अगले चुनाव में तो कम से कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लड़ाई 1 to 1 है, दो चेहरों के बीच में है, और दोनों चेहरों की आइडेंटिटी बड़ी क्लियर है। एक तरफ आरोप है सवर्णवाद के, बुलडोजर राज के, और दूसरी तरफ पीड़ितों का पक्ष है और पीडीए है। तो लड़ाई बस यही है। लड़ाई बस यहाँ से मेरा अगला सवाल भी आता है कि बार बार भले ये बात कही जाती हो कि लोकसभा के चुनाव में अलग वोटिंग पैटर्न होता है, विधानसभा के चुनाव में अलग वोटिंग पैटर्न होता है, लेकिन चूंकि हमने इस कार्यक्रम में 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर पर पूर्वांचल में अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी की ज़बरदस्त सफलता की, कामयाबी की बात की, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आज हम जिस आलोक में बात कर रहे हैं कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपना नया आशियाना बनाया है, पूर्वांचल की राजनीति को साधेंगे, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्वांचल की सफलता को अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएंगे? देखिए, दोनों में एक और कॉमन फैक्टर है। 2024 में नरेंद्र मोदी जैसी पॉपुलर पर्सनालिटी, एक स्टॉलवर्ट इंडियन पॉलिटिक्स के, 10 साल उनके पूरे हुए थे। जाहिर सी बात है उनकी लोकप्रियता का में जो कुछ क्षरण हुआ, तभी वोटर गए, उनसे असंतुष्टि थी तभी उनसे दूर गए। वरना मोदी मैजिक की बात, हम 2024 के पहले हमेशा हम लोग बात करते थे मोदी मैजिक की, तो वो मैजिक खत्म हुआ। अब जब 27 में विधानसभा का चुनाव होगा, उस वक्त योगी आदित्यनाथ के 10 साल पूरे होंगे। हालिया दिनों में हमने देखा है कि अच्छा, आदित्यनाथ भी एक स्टालवर्ट लीडर है, एक बड़ी पर्सनालिटी है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व है, तो और लोकप्रियता में गिरावट भी है उसी तरह से। तो लगभग सिचुएशन वही है, और वोटिंग पैटर्न मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो लोकसभा और विधानसभा की बात होती थी ना, ये वोटिंग पैटर्न हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते थे कि लोकसभा में चूंकि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे होते थे या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे होते थे, इसलिए यहाँ का वो वोटर जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी को देता था वोट या बीएसपी को देता था, वो लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ जाता दिखाई देता था। और उत्तर प्रदेश में जब आती थी तो कहानी बदल जाती थी। अभी तो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, वहां पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अलायंस था, तो वो एकदम इंडिया अलायंस को वोट हो रहा था। अब तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद है ना, तो पैटर्न नहीं बदलने वाला, पैटर्न नहीं बदलेगा, यही पैटर्न चलेगा। इस बार 24 वाला जो पैटर्न था, कमोबेश अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन इस बीच में नहीं हुआ, राजनीति समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और अभी लंबा समय है अपेक्षाकृत, तो
अगर कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होता तो मुझे लगता है कि वोटिंग पैटर्न वही चलेगा जो 24 का था। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और है उत्कर्ष जी की, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये पूर्वांचल की राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन पश्चिम में फिर से वो कांवड़ यात्रा में अपने नाम बताने होंगे वेंडर्स को, इस तरह की ये जो राजनीति शुरू हुई है जो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, धर्म की राजनीति है। आपको लगता है कि पश्चिम जो है वो अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल टर्फ है, क्योंकि एक तो वहाँ पर ये थोड़ी धर्म की राजनीति है, इमरान मसूद जैसे नेता हैं जो साथी होने के बावजूद विरोधियों की तरह बात करते हैं, चंद्रशेखर जैसा नेता है जो पीडीए के डी में मायावती के मुकाबले शायद ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। ये सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के लिए एक मुश्किल टर्फ होगा इस बार? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के इतिहास को भी देखेंगे आप, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यदा कदा छोड़ दें अगर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल टर्फ रहा है। बावजूद इसके कि वहां पे अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या बहुत है, बावजूद उसके कि वहाँ पीडीए के जो जातियां हैं, जो सैनी बिरादरी महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर जाट वोटर बड़ा इन्फ्लुएंस, और वो अजीत सिंह और उसके बाद जयंत चौधरी ने उसको समेटा था। जयंत के हाथ से जब बाजी निकली थी तो बीजेपी के हाथ में चली गई थी, लेकिन फिर जब जयंत आए समाजवादी पार्टी के साथ तो वो बड़ी मेहनत हुई और मुजफ्फरनगर दंगों के घाव भरे गए और फिर वोटिंग पैटर्न बदला। लेकिन अब जयंत फिर बीजेपी के साथ हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए कभी बहुत फर्टाइल लैंड नहीं रही है, और उसकी वजह ये भी है कि आप देखिए जैसे संभल जैसे इलाकों में जब या रामपुर है या अलीगढ़ है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई और वो सारे सीटें छीनी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं, और मुझे लगता है कि पूरब और अवध ये दो रीजन ऐसे होंगे जिस पर अखिलेश यादव का फोकस इसीलिए है कि वो पश्चिम में जो कुछ भी, हालांकि इधर उनके पार्टी के कुछ नेता जैसे इकरा हसन का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इकरा हसन है, एसटी हसन है, रुचि वीरा हैं, ये लोग अपने अपने जिलों में काम कर रहे हैं और प्रभाव है इनका, ये वोट मूव करा रहे हैं। लेकिन जो बैलेंस को मजबूत करने वाला जो कोर फ्रंट है, वो अखिलेश यादव हमेशा अवध और पूर्वांचल को रखेंगे जी, जहां से वो अपना मैक्सिमम गेन करने वाली जो बात है वो समाजवादी पार्टी इस इलाके पर ज्यादा दिमाग लगाएगी, ज्यादा ध्यान लगाएगी। पश्चिम के लिए उसको कांग्रेस के साथ की जरूरत है, और निश्चित तौर पर कि वो चाहे इस वक्त टुकड़े टुकड़े में मजबूत किया है समाजवादी पार्टी ने। अगर आप अतुल प्रधान को देखें तो मेरठ के एक हिस्से को वो ठीक से वो मेहनत कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में इकरा हैं, बिजनौर में रुचि वीरा हैं, तो ऐसे से फुटकर नेता जो मुरादाबाद में एसटी हसन है, वो अपने अपने जिलों को संभाल रहे हैं। बट ओवरऑल कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल कोई एक बैकग्राउंड हो समाजवादी पार्टी के पास, कोई इतिहास हो उधर का, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम थोड़ा सा चुनौती तो है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के अनवरगंज में एक अपना नया आशियाना आज बनाया, वहां गए, वहां भाषण दिया और उसकी शुरुआत की। इसे पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल एक फर्टाइल ज़मीन रही है, एक उपजाऊ ज़मीन रही है समाजवादी पार्टी के लिए। 2022 के चुनाव की बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें या उससे भी पहले की बात करें, तो 2027 में भी अखिलेश यादव पूर्वांचल की राजनीति के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का रास्ता ढूंढेंगे। ये उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है। कितने इसमें कामयाब होंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।